हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, गौरव सर ने आपके लिए एक नया वेंचर शुरू किया है सिलेक्शन प्रो के नाम से। तो आप जैसे अपने एग्ज़ाम्स को देते हैं तो इंग्लिश भी आपके एग्ज़ाम्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और एसएससी सीजीएल की जहाँ तक बात करें तो वोकेबलरी के सेक्शन को अभी फ़िलहाल हम शुरू कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आपको पूरा ही इंग्लिश के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं पॉइंट करना है, पैसेजेस को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मीन्स हम पढ़ के नहीं दिखाएंगे, आपको इस लायक करेंगे कि आप उस चीज़ को पढ़ें भी, समझें भी, और जल्दी से जल्दी उसे गेट करके आंसर दें। तो उसमें सबसे पहले चीज़, आज हम वोकेबलरी के सेक्शन में जा रहे हैं इडियम फ्रेजेस को लेके। और आपको पता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इडियम फ्रेजेस जो हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी हमारा, चाहे हम इडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, तो उसको एक ही कोई मतलब पिन पॉइंट आप अपनी अटेंशन ना बताएं कि इडियम फ्रेजेस को ही आपको देखना है कि क्या राइट आंसर है। उसके थ्रू आपको आने वाले जो अदर वोकेबलरीज हैं, जो दूसरे वर्ड मीनिंग है, उन पे भी अटेंशन पे करनी है। क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेक्शन में मिला हुआ कोई वर्ड आपको सिनोनिम एंटोनिम के सेक्शन में मिल सकता है, या आपको जो ब्लैंक स्पेसेस या फिर क्लोज टेस्ट भरने होते हैं उसमें भी काम आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो हम आज सीधा आपको लेके चल रहे हैं इडियम फ्रेजेस के सेक्शन में, और जितनी भी इडियम फ्रेजेस आप देखने जा रहे हैं वो सारी की सारी एग्ज़ाम में आई हुई हैं, बार बार रिपीट हुई हुई हैं। अगर आप प्रीवियस टेस्ट पेपर देखेंगे उठा के, तो शायद मेरी आज की क्लास की बताई हुई 4-5 आपको इडियम फ्रेजेस उसमें मिल जाए। मीन्स जिसके जरिए हम जा रहे हैं, जो सेक्शन आपके सामने लेके जा रहे हैं, उसका हर एक वर्ड, एक एक जो लेटर भी है उसका एक एक, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू करता हूँ और सबसे पहली इडियम आपके सामने रखता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको एक सेंटेंस तो नहीं कहूँगा, एक फ्रेज देखने को मिल रही होगी, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में जो वर्ब होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टू ऐड फ्यूल टू फायर, तो यहाँ पे ऐड जो है वो आपका वर्ब है। जब आप मेन सेंटेंस में जाएंगे तो टू से कोई लेना देना नहीं होगा, आप इस ऐड जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग टेंस बनाएंगे। जैसे अगर आप किसकी हैबिट बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो आप बोल देंगे ही एड्स फ्यूल टू द फायर। या पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं, किसी की पास्ट की घटना बता रहे हैं, तो आप बोलेंगे ही एडिड फ्यूल टू द फायर। तो उसको आप अपने वर्ब के थ्रू लेके चलेंगे। तो हमारा जो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है, फ्यूल आप जानते हैं ईंधन होता है, कोई भी डीजल पेट्रोल वो फ्यूल होता है, और फायर, तो फायर में किसी भी तरह की आप डीजल पेट्रोल को डालेंगे तो क्या होगा, आग उठ भड़केगी। तो सीधा सा मतलब होता है कहीं पे सिचुएशन पहले से ही खराब थी और आप उसमें और फ्यूल डाल रहे हैं, तो उससे वो चीज़ें और ख़राब होंगी। तो आपका सीधा सा मीनिंग हो जाता है इसका, जैसे हिंदी में इसके पैरेलल कहावत होती है, आग में घी डालना। ठीक, अगर हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखने की कोशिश करें इसके रिगार्डिंग, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं और आप क्या बोलते हैं, देखो, देयर जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, देर वॉज ए हॉट डिस्कशन, मीन्स कहीं पे कोई गर्मा गर्म डिस्कशन चल रहा था, बट समवन एडिड फ्यूल टू द फायर, लेकिन वहाँ पर किसी ने आके क्या कर दिया, उस आग में घी डाल दिया। मतलब जो डिस्कशन चल रहा था गर्मा गर्म, जो वहाँ पे जो मामला पहले से ही ख़राब हो रहा था, तो किसी ने उसमें आके घी डाल दिया और मामले को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो ये एक इडियम फ्रेज, इडियम है आपकी, जो कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुकी है। आगे चलते हैं, इससे अगली स्लाइड को लेके चलेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, फाइट शाई ऑफ समवन। फाइट का मतलब आप जानते होंगे अच्छे से, लड़ना। शाई, शाई का मतलब कई सारे मीनिंग हो सकते हैं शाई के, जैसे ही इज ए शाई बॉय,
वो एक शर्मीला लड़का है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पूरी इडियम बनी है वो फाइट शाई, दोनों के एक साथ लेके चलेंगे, टू फाइट शाई ऑफ समवन, मीन्स किसी के साथ फाइट शाई करना। अब यहाँ पे जो आप इसका मीनिंग याद करने के बजाय, जैसे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं, कई बार आप ये देखते हैं कि आपको ऑप्शन मदद करता है उसको सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ, अलग अलग ऑप्शन देता है, जैसे इसके अलग अलग ऑप्शन में जाके आपको देगा वो, किसी ने कहा इसका मतलब टू फाइट शाई, जैसे कहीं सेंटेंस लिखा देखते हैं आप, ही फाइट शाई ऑफ मी, कि वो मुझसे फाइट शाई करता है। अब इसका एक ऑप्शन कहीं आपको मिलता है फाइट विद मी, एक ऑप्शन एग्जाम में देता है फाइट विद मी, ठीक। तो आप कैसे एग्जाम के थ्रू जाएंगे? अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर इसका आंसर हम देखेंगे फाइट विद मी होगा तो वो तो सीधा सीधा मीनिंग होता है वो मुझसे लड़ता है, तो यहाँ पे हम शाई क्यों डालेंगे? शाई का मतलब तो सीधा सीधा लड़ना नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इसका कुछ और मतलब जाना चाहिए, ठीक। अब इसी तरह से आपको एग्जाम में थोड़ा सा जज करना होता है, जो आपको ईजी रहेगा उस चीज़ को पहचानने में, कि ऑप्शन के थ्रू भी आप किसी चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं। तो टू फाइट शाई का मतलब क्या होता है? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल अगर लिखूं, आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और वो अब आपसे बचने की कोशिश करता है, आप सामने आते हैं तो रास्ता काटने की कोशिश करते हैं, तो उससे पूछते हैं व्हाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, मतलब फाइट शाई ऑफ मी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू ट्राई टू अवॉइड मी, यानी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है आपको, वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करता है। और जब आप अपने सेंटेंस बना रहे होंगे तो जैसे फाइट है, इसे मेन वर्ब समझ के आप इसके अलग अलग मीनिंग बनाएंगे। तो नॉर्मली एक सेंटेंस होता है जैसे जो किसी से पैसे ले लेता है, तो बोरोअर्स आर नॉर्मली आर फाउंड फाइटिंग शाई ऑफ द लेंडर्स। बोरोवर का मतलब कौन होता है? जो पैसे लिए हैं जिसने, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो फाइट शाई कर रहे होते हैं, किससे? पैसे देने वालों से, तो बचने की कोशिश करते हैं। तो फाइट शाई का मतलब होता है बचने की कोशिश करना। और ये वाली चीज़ें आप केवल एग्जाम तक नहीं रखें, आप चाहते हैं तो इस इंग्लिश में जो वोकेबलरी है उसकी आपको हैबिट बनानी होती है। तो आप कहीं अगर अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में है तो इस चीज़ को हिंदी बोलते हुए भी यूज़ करते हैं कि वो हमेशा फाइट शाई करता है, मीन्स अवॉइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, लैच ऑन। यहां पर आप सामने देख पा रहे हैं कि वर्ड दिया हुआ है लैच ऑन, और आप सामने एक डोर का फोटो देख रहे हैं जिसमें एक जिसे आप कुंडी बोलते हो वो लगी हुई है। तो जिसे आप चिटकनी सिटकनी बोलते हैं, दरवाजे पे लगती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे लैच ऑन बोलते हैं। और अगर मैं लैच ऑन की बात करूं तो लैच ऑन जो है बहुत सारे मीनिंग को बताता है। लैच ऑन का मतलब, जैसे आप किसी चीज़ को सही जगह पे नहीं रख पाए, तो यानी कि वो उस चीज़ को लैच ऑन नहीं कर पाया। आपको किसी पॉइंट पे पेन रखना था आपका, लेकिन उस टारगेट को भटक के कहीं और लग गए और आपने दूसरी चीज़ को नुकसान कर दिया। तो आप क्या कह सकते हो वहाँ पे, कि उसने दूसरी चीज़ को नुकसान कर दिया, वो उस पॉइंट को लैच ऑन नहीं कर पाया। जैसे चिटकनी सीधी सी अपने मार्क पे जाके बंद हो जाती है तो वो लैच ऑन होता है। अब लैच ऑन के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, वो निर्भर करना भी हो सकता है, किसी चीज़ को प्रमोट करना भी हो सकता है। जैसे हम अपने बिजनेस को कहीं प्रमोट करना चाहते थे, तो हमने एक चीज़ को पॉइंट किया कि भाई हम ऑनलाइन इस चीज़ का प्रचार करेंगे जाके। तो हमने क्या किया है कि हमने लैच ऑन किया है किस पर? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो, वी लेस्ड ऑन टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। यानी कि हमने किस पे लैच ऑन किया? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे लैच ऑन किया। यानी कि हमने उसे चुना या उस पर भरोसा किया या उसे प्रमोट किया हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो लैच ऑन का मतलब किसी चीज़ को प्रमोट करना भी हो सकता है और उस चीज़ को एम करना भी हो सकता है। उसके आगे चलते हैं, बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल सी एक फ्रेज लिखी हुई है, टू फॉलो वंस नोज, यानी कि फॉलो करना। फॉलो करने का मतलब जानते होगे आप, किसी के पीछे जाना। और वंस नोज, अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं एक बार, ये जो वंस वर्ड है, वंस की बात, ये वन
जो हमने वन वर्ड यूज़ किया है ये किसी भी आदमी के लिए यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे बोले वन कैन नॉट टच द स्काई। अगर हम बोल रहे हैं वन कैन नॉट टच द स्काई, तो इस वन का मतलब होता है कोई भी आकाश को नहीं छू सकता है। तो यहाँ पे मतलब होता है इसका वन, वन कैन नॉट टच द स्काई। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टू फॉलो वंस नोज। तो अगर हमें इसे अपने नॉर्मल सेंटेंस में डालना है तो इस वन की जगह हम क्या करेंगे, इस वन की जगह हम किसी भी आदमी का नाम डाल देंगे। जैसे आई एडवाइज्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। तो मैंने उसे एडवाइस किया क्या करने के लिए, उसकी नाक को फॉलो करने के लिए। तो सीधा सा मतलब है नाक को फॉलो करने का सीधा सा मतलब हो जाएगा सीधा जाना, कि मैंने उसे सीधा जाने के लिए कहा। और हमारे जो लोकल जो लैंग्वेज होती है, हमारा जो लोकल वर्नाकुलर होता है, इसमें आप देखते भी हैं कि हम सीधा सा बोल देते हैं भाई अपनी नाक की सीध में चले जाओ। तो नाक की सीध में जाने का मतलब होता है सीधा चला जाना। अब यहाँ पे एक और जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे हमने एडवाइस वर्ड लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडवाइस जो है दो वर्ड होते हैं। एक होता है ADVICE, ये हमेशा नाउन की जगह यूज़ होगा, जिसे बोलते हैं दिस इज़ माई एडवाइस। और जब आप वर्ब की जगह लगाएंगे तो ADVISE यूज़ होगा, ही एडवाइज्ड मी। वर्ब की जगह ADVISE और नाउन की जगह ADVICE। और ये जो वर्ब है एडवाइस, इसकी हम फिर से नाउन बना देते हैं एडवाइजरी। अक्सर आपने सुना होगा कि कोरोना के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। तो एडवाइजरी जाने का मतलब होता है दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सरकार ने कुछ सलाह दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो सिंपल सा है, टू फॉलो वंस नोज का मतलब होता है सीधे जाना। आप आम जिंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉलो योर नोज एंड यू विल रीच द स्टेशन, कि आप अपनी नाक के सीधे में मीन सीधे जाइए और आप स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, ए फेदर इन वंस कैप। अगर हम ए फेदर इन वंस कैप की बात करते हैं तो ये जो फेदर वर्ड होता है इसको हम बोलते हैं पंख। लेकिन पंख वो वाले नहीं होते हैं जिनके भरोसे चिड़िया उड़ती है, वो विंग्स होते हैं। फेदर जैसे आपके बराबर में पिक्चर में भी देख पा रहे हो, जैसे आप अपने कृष्ण जी को तो जानते ही होंगे कि उनके भी मुकुट के ऊपर एक फेदर लगा हुआ आया था, मोर पंख। अक्सर आप अपनी छतों पे भी देखते होंगे कबूतर के सफ़ेद सफ़ेद से वो फेदर्स पड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक और इडियम बना देते हैं। एक इंग्लिश की एक फेमस सी इडियम होती है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लोक टुगेदर। फ्लोक का मतलब होता है झुंड। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लोक टुगेदर, कि एक जैसे पंखों वाली चिड़िया क्या करती हैं, एक साथ फ्लोक करती है, यानी कि एक समूह में रहती है, एक झुंड बना लेती है। जिसे हम हिंदी में इसके पैरेलल कहावत होती है चोर चोर मौसेरे भाई, कि एक जैसे लोगों का एक जैसा ग्रुप बन जाता है। बट जो आपके सामने इफ ईदर इन वंस कैप लिखी हुई है उसका एक अलग मीनिंग है। और वंस को मैंने बताया था, आप अब जब अपनी भाषा में इसे यूज़ कर रहे होंगे तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, किसी भी आदमी का नाम लिखेंगे। जैसे इसका मीनिंग पहले बता देता हूँ मैं, कि कोई अचीवमेंट, किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हासिल किया है। जैसे हमारे यहाँ की कोई टीवी एक्ट्रेस है और उसने बॉलीवुड में काम किया है, तो ऑब्वियसली उसका एक अचीवमेंट है। तो हम कहेंगे भाई, हिंदी में भी बोल सकते हो कि भाई उस लड़की की कैप में एक और फेदर जुड़ गया है, यानी कि उसने बॉलीवुड की फिल्म में काम किया है। तो ऐसे कोई जो ग्रेट अचीवमेंट होता है उसके लिए यूज़ होता है ए फेदर इन वंस कैप। जैसे आपने किसी कॉम्पिटिशन को जीता, या आपने किसी बॉलीवुड की मूवी में काम किया, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, वर्किंग इन दैट मूवी। हॉलीवुड की मूवी में काम किया है, सॉरी, तो हम बोल कर सकते हैं वर्किंग इन दैट मूवी। उस मूवी में काम करना क्या है, इज ए फेदर इन हिज और हर, जो भी है, इन हर कैप, यानी कि उसकी कैप में एक और फेदर जुड़ गया है, यानी कि एक और अचीवमेंट उसके नाम आ गया है। इस तरह से चलते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक बहुत कॉमन सी और अक्सर आने वाली इडियम आपके सामने लिखी हुई है, अबाव बोर्ड। अबाव एक प्रीपोजिशन होती है। अबाव का मतलब एक निश्चित लेवल के ऊपर वो बात करते हैं। जैसे हमने कहा एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स, यानी कि वो एरोप्लेन जो है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा था।
तो एक निश्चित लेवल से ऊपर, जैसे आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी पढ़ते हो, आप अबाउ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया से परे। और बोर्ड का मतलब, एक बोर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो बोर्ड कुछ लोगों का समूह जो किसी संस्था को चलाता है तो उसे बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड एक जो आपका तख्ता बोलते हैं बोर्ड, उसको भी बोलते हैं, जैसे वाइट बोर्ड क्लासेस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बोर्ड को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड के ऊपर उसका बिहेवियर रहता है, और उसका मतलब होता है यानी कि उसका बिहेवियर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ये ईडीएम आपके बिहेवियर से जुड़ी होती है, जिसका बिहेवियर, जिसकी डीलिंग्स बिल्कुल ओपन होती हैं, उसके अंदर कोई भेदभाव, कोई छुपाव नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है, अबाव बोर्ड। जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, और हिज अबाव बोर्ड बिहेवियर, या उसकी जो डीलिंग्स हैं वो अबाव बोर्ड होती हैं। इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, टू गो हेवायर। ये एक बहुत अच्छी इडियम है, कई बार आ जाती है और इसे आपको देखना होता है। हेवायर, टू गो हेवायर का मतलब होता है नियंत्रित हो जाना, कंट्रोल हो जाना। जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं पहले इसका, एज द टीचर लेफ्ट द क्लास। जैसे ही टीचर ने क्लास को छोड़ा, स्टूडेंट्स वेंट हेवायर। तो स्टूडेंट क्या हो गए, हेवायर हो गए। तो जैसे ही टीचर ने क्लास को छोड़ा, स्टूडेंट्स वेंट हेवायर। अब देखो यहाँ पे मैंने वेंट हेवायर कहा है, ठीक, और मैं होना कह रहा हूँ। बिल्कुल, गो वर्ड कई बार होने के सेंस में भी यूज होता है। जैसे हम कहते हैं कि समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग, कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब कुछ गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स जो है वो हेवायर हो गए। एक पुरानी कहानी है, जो खेतों में काम करने वाले, जंगल में काम करने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे, पुराने टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस तो थी नहीं, तो बिजली की वायर जो है वो लूज रहती थी। तो वो अपने खेतों में जो काम करते थे, घास वगैरह उसका कुछ चीज़ लेके, जैसे आज भी किसान जो है वो जो गन्ने वगैरह काटते हैं तो उसी की पत्तियों से उसे बांधते हैं। तो अपनी पत्तियां वगैरह वो घास फूस उठा के उनको बांध देते थे कहीं, ताकि वो लूज होके एक दूसरे से न टकराए। ठीक, तो वो हवा में हिलने के बाद वायर्स क्या होती थी, एक दूसरे से टकरा जाती थी। तो वहां से हेवायर का मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल, एक दूसरे से टकरा जाना। तो जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकलते हैं, बच्चे क्या हो गए होंगे, अनकंट्रोल, अनियंत्रित। बहुत कॉमन यूज की इडियम है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी लोग यूज करते हैं। जैसे आप कहीं न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं कि उस मीटिंग के बाद पब्लिक वेंट हेवायर। जैसे आप देखते हैं भगदड़ मच जाती है कहीं पे, इस चीज को, भगदड़ के लिए वर्ड यूज होता है स्टैम्पीड। तो हेवायर, गो हेवायर। और पूरी इडियम को समझते हैं कि आपको जहां भी सेंटेंस में लिखा मिलेगा ये गो, उसके लिए वर्ब मिलेगी आपको। तो पब्लिक वेंट हेवायर, इसको आप अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ब्रेक ऑफ, जैसे हम इडियम और फ्रेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इडियम तो कुछ वर्ड का ग्रुप होता है जो एक मीनिंग देता है अपने वर्ड से अलग। एक फ्रेज होती है, फ्रेज का मीनिंग अपने तक सीमित होता है, और अगर वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगी हो तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं या वर्ब फ्रेज बोलते हैं। एक से ज्यादा वर्ड जहां भी होते हैं उसे फ्रेज बोलते हैं। एडजेक्टिव में एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड होंगे, प्रीपोजिशन जुड़ जाएगी, एक से ज्यादा वर्ड हो जाएंगे तो फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेज हो जाती है। आपके सामने स्क्रीन पे वही देख पा रहे हो आप, ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक वर्ब है, और ऑफ, ब्रेक की बहुत सारी फ्रेजेस बनती हैं। ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप, किसी पुराने रिलेशन का एंड हो जाता है तो ब्रेकअप, दे ब्रोकअप, यानी कि उन्होंने उस रिलेशन का अंत कर लिया। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब किसी चीज का फेल हो जाना, पर्टिकुलर किसी मशीनरी का। जैसे कार रास्ते में खराब हो गई तो आप वहां पे क्या कह सकते हो, देखो जैसे हमने कहा है दे ब्रोकअप, उन्होंने अपने रिलेशन को एंड किया। जैसे हमने कहा कार ब्रोक डाउन, अगर ब्रोक डाउन लगा है तो कार खराब हो गई। अब ये ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बीच बीच बोलते बोलते रुक जाना, ठीक है ना। तो वो कोई आदमी स्पीच दे रहा था, वो बोल रहा था, और सडनली क्या होता है, ही ब्रोक ऑफ।
तो ही ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है? अचानक बोलते बोलते रुक जाना। तो कोई ह्यूमन ही बोलते बोलते रुकेगा। ब्रेकडाउन का मतलब हो जाएगा जैसे मशीनरी में ब्रेकडाउन आ गया था, यानी कि चलते चलते रुक गई कोई मशीनरी। और ब्रेकअप का मतलब उन्होंने रिलेशन को एंड किया अपने एट रैंडम। देखो, रैंडम वर्ड भी आप कई जगह यूज करते हो। इस रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, और हम कहते हैं कि भाई सबके नाम की जो है एक स्लिप बनाते हैं और एक बॉक्स में डाल लेते हैं और रैंडमली किसी को सिलेक्ट करेंगे। तो रैंडमली किसी को सिलेक्ट करने का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि बिना सोचे समझे, किसी पूर्व विचार के या किसी योजना के या बिना किसी एम के ऐसे ही कोई चिट वहाँ से उठा लेते हैं, कोई स्लिप उठा लेते हैं। तो ऐसे ही जब बिना मकसद ऐसे ही यूं ही किसी काम को करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं एट रैंडम या रैंडमली। जैसे अगर वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और दे स्टार्टेड फायरिंग एट रैंडम, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया वहाँ पे? एट रैंडम फायरिंग शुरू कर दी। यानी कि किसी चीज़ को एम नहीं कर रहे थे, ऐसे ही गोलियां चला रहे थे। तो एट रैंडम या रैंडमली इसका मतलब होता है बिना किसी इरादे के, बिना किसी पूर्व योजना के अचानक से किसी काम को करना शुरू कर देना। आगे चलते हैं। ए बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर को अगर आप समझें तो बड़ा ईजी है समझना इसमें। देखो, अब बैक सीट का मतलब क्या है? वो बैठा तो पिछली सीट में है, आपके बराबर में एक महिला बैठी हुई दिख रही है कि कार की उसमें, ठीक। और वो बताने की भी कोशिश कर रही है, सामने ड्राइवर को बोल रही है, लिखा हुआ है यू आर इन ए रॉन्ग लेन। तो कहने का मतलब क्या होता है? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो बैक सीट पे बैठा है, शांति से बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? बैक सीट पे बैठ के ड्राइविंग कर रहा है। यानी कि सामने गाड़ी चलाने वाले को एडवाइस किया जा रहा है, सलाह पे सलाह दिया जा रहा है, और वो एडवाइस कैसी होगी वो आपको नहीं चाहिए। यानी कि वो अनवांटेड एडवाइस करता है आपको, यानी कि किसी चीज को क्या करता है? अनवांटेड एडवाइस करता है, बिना मतलब की सलाह देता है। तो इस तरह से, जैसे अगर आप अपने सेंटेंस में डालना चाहते हैं तो आई हेट बैक सीट ड्राइवर्स, तो मैं क्या करता हूँ? मुझे बैक सीट ड्राइवर से नफरत है, आई हेट बैक सीट ड्राइवर्स। तो यहाँ पे गाड़ी चलाने से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि वो आदमी खुद तो काम नहीं करता है, लेकिन जब दूसरा कर रहा होता है उसे बिना बिना वजह की सलाह देता है। तो ऐसे सारे लोग क्या होता है? बैक सीट ड्राइवर। आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आप किसी काम को कर रहा है, दूसरा आदमी जस्ट आपको सलाह दिए जा रहा है, तो आप सीधा सा कह सकते हैं भैया डोंट बी ए बैक सीट ड्राइवर। आगे चलते हैं हम। सैलेड डेज। आपने सलाद तो खूब खाया होगा, ये एक इंग्लिश का वर्ड होता है सैलेड, उसी का आपने सलाद बना दिया, सलाद। सैलेड डेज। आप एक बराबर में पिक्चर देख पा रहे हैं, एक यंग लड़का है, सिगरेट चारों तरफ उछाल रहा है। तो सैलेड डेज का मतलब होता है हमारी जो एज है उसका जो एक यूथफुल, यानी कि जो चाइल्ड, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं, जब हमारा जो बचपन चल रहा होता है चाइल्डहुड, और उस टाइम हमारी क्या होती है? बिल्कुल एक केयर फ्री लाइफ होती है, बिल्कुल बिंदास, किसी तरह की चिंता नहीं होती, और हम थोड़े से अनएक्सपीरियंस्ड भी होते हैं। और उस टाइम हम क्या होते हैं? थोड़े से अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, यानी कि थोड़े से अनुभवहीन होते हैं। तो वो केयर फ्री जो लाइफ होती है आपकी, जहाँ पे आप थोड़े से लापरवाह होते हो, केवल मौज मस्ती के टाइम करने पे ज़्यादा ध्यान होता है आपको, तो वो वाली एज आपको क्या बोलते हैं? वो आपके सैलिड डेज होते हैं। जैसे अगर हम ये कहें वी मेक मैनी मिस्टेक्स, हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी गलतियां करते हैं इन आवर सैलिड डेज। यानी कि जब हम इनएक्सपीरियंस होते हैं, हमारे पीछे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता, तो वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे सैलिड डेज होते हैं। अगर मैं आपकी एज की बात करूं कि एज किस किस उसमें बटी हुई होती है, तो देखो, जब हम शिशु होते हैं 5 साल तक, तो द वर्ड इज इन्फेंट, वो बच्चा होता है। उसके बाद हो जाता है चाइल्ड, बच्चा 12 साल की उम्र तक। और उससे बड़ी जो आपकी उम्र होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी एडोलेसेंट कहलाती है, और वो आपकी किशोर उम्र, क्या बोलते हैं उसको? किशोर अवस्था। किशोर होते हैं जब आपके 12 से और 18 या 19 तक की जो एज होती है वो एडोलेसेंट कहलाती है। और आपके नॉर्मली वो ही सैलिड डेज होते हैं।
जो आपकी एडोलेसेंस की अवस्था है, वही केयरफुली लाइफ, दोस्तों के साथ घूमना और थोड़े से अनएक्सपीरियंस इनमेच्योर डिसीजन। हम सोचते हैं मैच्योर हो गए इस अवस्था में, पर नहीं हो पाते हैं। और नॉर्मल इसी को हम अपनी टीनेज भी बोलते हैं। जो आपकी एडोलेसेंट वाली एज है उसी को टीन एज कहा जाता है, क्योंकि 13, 14, 15, 13 से शुरू करके और आपकी 19 तक लास्ट में टीन वर्ड का यूज होता है, इसलिए इसी एज को क्या बोलते हैं हम, टीन एज। नेक्स्ट, कूल अबाउट वर्किंग। देखो कूल वर्ड आजकल बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आप देखते भी होंगे, भाई बड़ी कूल ड्रेस पहनता है। आपको कोई लड़की या लड़की को कोई लड़का भी अच्छा लगता है तो कहता है यार ही लुक्स कूल या शी लुक्स कूल, बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो कूल है ना, यार बड़ी कूल खाना बनाती है उसकी मम्मी, तो आजकल तो जबान पे ही चढ़ चुका है ये वर्ड। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। देखो कूल अबाउट वर्किंग, यहाँ वर्किंग को आपको ने जीर्ण बना दिया, यानी कि नाउन का काम किया है कि वो इस चीज़ के बारे में कूल है। और कूल का मतलब क्या होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा लाइकिंग उसके बारे में नहीं है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं है। जैसे अगर हम कहें ही इज़ कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट, यानी कि वो हमेशा दिन की ही जॉब करता है, क्योंकि रात में काम करने से वो बचता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसके मन में एक्साइटमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कूल अबाउट वर्किंग। देखो लेकिन अगर आप इसी के साथ कूल विद लगा देते हैं, कूल, ठीक है ना, मैं खाना खा रहा हूँ घर पे और मम्मी मेरी बोलती है अरे सब्जी ठंडी हो गई होगी, ला थोड़ा गर्म करके ला देती हूँ। तो मैं मम्मी को क्या बोलता हूँ, नहीं मम्मी आई एम कूल विद इट। आई एम कूल विद इट बोलने का मतलब क्या है कि मुझे इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसे अच्छे से खा पा रहा हूँ। तो कूल विद समथिंग यानी कि आप उसे इजीली एडजस्ट कर पा रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट कूल अबाउट वर्किंग वो बिल्कुल अलग चला जाता है, यू आर अनविलिंग, आपके अंदर उस चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो ईडीएम है आपके सामने, बहुत सिंपल सी है, थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज। और फिर वो पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि वंस में आप किसी के भी नाम को रिप्लेस करेंगे। जैसे अगर मैं कह सकता हूँ डोंट थ्रो डस्ट इनटू माय आइज, मेरी आंखों में आप धूल झोंकने की कोशिश मत करें, मतलब मेरा पागल बनाने की कोशिश ना करें, मुझे बहकाने की कोशिश ना करें, मेरा उल्लू बनाने की कोशिश ना करें। आपके मन में जैसे भाव हों वैसे आप पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। मेडन स्पीच, ये मेडन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, पहली। अगर कोई पहली बार कहीं भाषण दे रहा है तो उसकी मेडन स्पीच। आप बराबर वाली पिक्चर में देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब राज्यसभा के सदस्य बने, तो पहली बार जब वो असेंबली को एड्रेस करने के लिए खड़े होते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं उसकी, ये मेडन स्पीच होती है। ठीक, मेडन। वैसे मेडन जो है कुंवारी लड़कियों के लिए भी यूज़ करता है, जैसे ए ब्यूटीफुल मेडन यानी कि एक सुंदर लड़की के लिए भी यूज़ करता है। और पहली, जैसे क्रिकेट में भी कोई पहली सेंचुरी बताता है तो उसे बोलते हैं हिज मेडन सेंचुरी। मेडन स्पीच कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट इज टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स, यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो बी है, बी का मतलब होना, यानी कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे इसको बी के ही फॉर्म्स रखेंगे, इज, आर, एम, वॉज, वर, इसमें से कुछ भी। एक फॉर्मल चीज होती है, जैसे हमने कहा वी वर केयरफुल या वी वर अटेंटिव, हम अटेंटिव हो गए। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो वी वर अटेंटिव का मतलब यानी कि हम ध्यान से सुनने लगे बात। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना, जो सामने वाला बात बता रहा है उसकी बात को सुनना। तो जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि जब रात को मोदी जी 8 बजे खड़े होते हैं, 8 नवंबर का दिन था शायद, और जब वो बोलने लगते हैं कि आज के बाद हम जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो सब लोग उसको सुनते हुए क्या हो गए थे, ऑल ईयर्स, यानी कि ध्यान से सुनने लगे थे कि ये हो क्या गया है। और ख़ास तौर से अमीर लोग जिनका पैसा बैंक में बहुत ज़्यादा जमा था, और ख़ास तौर से मम्मियाँ जिन्होंने पापा से बचा के पैसे बैंक में जमा किए हुए थे, तो वो सब क्या हो गई, देवर ऑल ईयर्स, मतलब वो बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। ठीक, कुछ चीज़ें आपको अजीब सी लग सकती हैं कि ऑल ईयर्स क्या होता है, बट इन पे यकीन करने की कोशिश करें, ऐसे ही यूज़ होती हैं। और आज के बाद आपको टीवी पे लोग बोलते हुए भी दिखाई देंगे, आज तक आपने नहीं सुना था तो पता भी नहीं था। टू हैव फिट ऑफ क्लेम, देखो एक कॉमन सा वर्ड होता है हैव। आप नॉर्मली सेंटेंस बनाते हो, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। शी हैज़ ए नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है।
तो टू हैव फीट ऑफ क्ले, या और क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी। जैसे लोग क्ले आर्ट, क्ले वर्क भी होता है, मिट्टी की मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? क्ले आर्ट। तो फीट ऑफ क्ले होने का मतलब सीधा सा होता है कोई संदिग्ध पर्सनैलिटी जिसकी पर्सनैलिटी में कोई दोष होता है, दैट इज, और दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LAW। देखो ये कई सारे प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं वर्ड, एक फ्लो होता है। फ्लो का मतलब जैसे पेन का स्मूथ फ्लो है, मतलब अच्छा चलता है, पानी के बहाव को भी फ्लो बोला जाता है। और FLAW नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन इसका भी करीब करीब फ्लो जैसा ही होता है, बट इस फ्लो का मतलब होता है दोष। जैसे आप टीवी पे कोई डांसिंग शोज वगैरह देखते हैं, किसी की परफॉर्मेंस को देखने के बाद जज बोलते हैं इट वाज ए फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, मीन्स दोष रहित परफॉर्मेंस थी, इट वाज परफेक्ट। तो फीट ऑफ क्ले होने का मतलब होता है एक फ्लॉड पर्सनैलिटी, यानी कि उनके करेक्टर में कुछ न कुछ कमी है। जैसे हमारे बहुत सारे नेता जो हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज दे हैड फीट ऑफ क्ले, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ दोष था। यहाँ पे मिट्टी के पैर होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक बंदे के पैर मिट्टी में है, कुछ मिट्टी लगी हुई है, तो ये तो बेचारा गरीब मेहनती आदमी है इसलिए लगी होती है, बट उनके करेक्टर में दोष होता है। नेक्स्ट, ड्रैग वंस फीट। वंस का मतलब बार बार आप तो समझ ही चुके होंगे, किसी आदमी की बात करते हैं। ड्रैग का मतलब घसीटना होता है, ठीक। कई बार एक आदमी बोलता है हाउस योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो दूसरा आदमी क्या बोलता है, अरे चल कहाँ रही है भाई, घिसट रही है, इट्स नॉट गोइंग ऑन, इट इज़ ड्रैगिंग ऑन। तो ड्रैग करने का मतलब क्या होता है? घसीट के ले जाना उसको। जैसे आप अक्सर सोनी टीवी पे वो आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें अक्सर लाशें घसीट के ले जाई जाती हैं बोरी में बंद करके, तो वो क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं, ठीक। आप नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हो, अपने भाई को भेजा आपने पानी लाने के लिए, जाओ पानी ले आओ, वो धीरे धीरे आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? पैरों को क्यों घसीट रहा है, जल्दी आ जा। तो किसी चीज़ में अनवांटेड डिले करने से मतलब होता है। और पिक्चर में भी देख रहा है, एक शायद पुलिस वाला खड़ा है और वो दूसरे आदमी को अपनी तरफ बुलाता है, तो पुलिस वाला अपने तरफ बुलाए तो कोई भी भाई निम्बल फीट होके तो नहीं जाएगा। निम्बल फीट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फुर्तीले कदमों से तो नहीं जाएगा। तो ड्रैग फीट का मतलब क्या होता है? आप इसके सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? डोंट ड्रैग योर फीट, वन की जगह आप डिजायर्ड जो सेंटेंस का जिसको एड्रेस कर रहे हो उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टॉर्म आउट। देखो अब जैसे आपने स्टॉर्म देखा है तो स्टॉर्म से आपको याद आ गया तूफान, और बराबर वाली पिक्चर भी आपको क्या दिखा रही है? एक तूफान दिखा रही है। बट यहाँ पे स्टॉर्म जो है वो वर्ब की जगह लिखा लगेगा आपका। स्टॉर्म आउट भी हो सकता है और स्टॉर्म इन भी हो सकता है, ठीक। जैसे एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है मम्मी रूम में, मम्मी किचन में थी, तो उसके रोने की आवाज़ सुनते ही मम्मी बहुत तेज़ी से दौड़ेगी और कमरे के अंदर आएंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? शी स्टॉर्म्ड इन, यानी कि वो तूफान की तरह से इन हुई। तो स्टॉर्म का मतलब यहाँ तूफान से मतलब नहीं है, बहुत तेजी से। अब बहुत तेजी से कब आएगा आदमी? जैसे मम्मी रोने की आवाज पे पहुंची थी तो बहुत ज्यादा चिंता में पहुंची होगी, या कोई मुझे मुझे आपको सुनता है कि कोई बराबर वाले रूम में आपको गालियां दे रहा है, तो आप बहुत गुस्से में अंदर जाएंगे। तो बहुत गुस्से में या तो कमरे के अंदर गए, या बहुत गुस्से में आपने कमरे को से बाहर निकले, तो उसे स्टॉर्म इन और स्टॉर्म आउट होता है, ठीक। जब मैंने उसे उसके पैसे देने से मना किया तो ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, मीन्स वो कमरे से गुस्से में बाहर निकल गया। यहाँ तूफान से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। नेक्स्ट मूव करते हैं, टू गेट होटर बाय द मिनट। देखो होटर की अगर बात करें, यहाँ पे एक कंपेरेटिव डिग्री यूज की है, हॉट, होटर, हॉटेस्ट, ठीक। जैसे हमने कहा कि अब चीजें सुधरती जा रही हैं, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। थिंग्स आर गेटिंग बेटर मीन्स चीज जो है अब सुधर रही है, मामले अब सुधर रहे हैं, स्थितियां ठीक हो रही हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ठीक है ना। डबल भी बोल सकते हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर और बेटर। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बोल सकते हो इट्स गेटिंग डार्कर। तो कंपैरेटिव डिग्री का होने का ही मतलब होता है कि वो चीज बढ़ती जा रही है। तो टू गेट, गेट वर्ब की जगह यूज करेंगे बाय द मिनट। और बाय द मिनट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हर मिनट के साथ, यानी कि चीज हर मिनट के साथ गर्म होती चली जा रही है, यानी कि मामला हर मिनट के साथ खराब होता चला जा रहा है। और खराब होने के बहुत सारे वर्ड होते हैं, डिटीरियोरेट, किसी चीज का धीरे धीरे क्षरण होना, डिकम्पोज,
जैसे हमारे बॉडी जो है एक कंपोजिट मटेरियल होता है कुछ एलिमेंट्स का, लेकिन जब डेथ होती है तो फिर वो अपने एलिमेंट अलग होने शुरू हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं सड़ने लगना, खराब होने लगना। तो थिंग्स आर गेटिंग होटर बाय द मिनट चीज़ें बदल रही हैं। अब इस बाय द मिनट की मैं एक स्थिति आपको बता देता हूँ कि बाय द मिनट टाइम के साथ क्यों लगा है। देखो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए, जैसे हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, ट्रेन इज लेट 20 मिनट्स। तो इसका सीधा सा मतलब है ट्रेन जो है 20 मिनट लेट है। तो अगर हम हिंदी की इंग्लिश बना रहे हो और हम कहें ट्रेन 20 मिनट लेट है, तो हम सीधा सा बोल जाएंगे ट्रेन इज 20 मिनट लेट। ये बहुत गंदी इंग्लिश है, ये दिस इज़ नॉट द इफेक्टिव वे टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ें, थोड़ा सा चीज़ सीखें। अगर कोई भी वो 1 घंटा लेट है तो बाई 1 आवर, 2 दिन लेट है तो बाई 2 डेज। तो इस तरह से टाइम के साथ जब इस तरह से बताते हो इतने मिनट या इतने घंटे लेट है, तो फिर वो बाई लगता है। तो इसलिए उसने कहा है बाई द मिनट, यानी कि हर मिनट के साथ चीज़ें खराब होती जा रही हैं। देखो, अब आप एक नई इडियम आपके सामने देख रहे हैं, टू बी लेड बाई द नोज। अब यहाँ पे क्या है, ये बी जो हमने लिखा है, ये उसने इसको पैसिव बना दिया। टू बी का मतलब होना, और ये जो लेड है ये किसकी थर्ड फॉर्म है, लीड की। और लीड का मतलब होता है किसी को लेके जाना या नेतृत्व करना। जैसे दिस रोड विल लीड यू टू दिल्ली, ये रोड आपको कहाँ लेके जाएगी, दिल्ली लेके जाएगी, लीड करेगी आपको। जैसे हमने कहा एक कैप्टन जो होता है वो अपनी टीम को लीड करता है, यानी कि आगे वो चलता है, पीछे बाकी लोग चलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लीड। जैसे अभी आपकी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी सेंटर में है, वो आप जानते होंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट है, केवल भाजपा की सरकार नहीं है। तो इसे बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, गठबंधन की सरकार है, अलायंस गठबंधन होता है। तो हम इसको लिखते हैं एनडीए लेड गवर्नमेंट। क्या लिखते हैं, एनडीए लेड गवर्नमेंट, यानी कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, एनडीए के द्वारा। तो लीड करने का मतलब होता है किसी को लेके जाना, उसका नेतृत्व करना, उसे अपने अकॉर्डिंग चलाना, तो उसको बोलते हैं लीड करना। देखो, अब एक्टिव का सेंटेंस बना लेते हैं पहले। जैसे देखो, एक एक्टिव का सेंटेंस बनाते हैं, ही लीड्स मी बाय द नोज, यानी कि वो मुझे बाय द नोज लीड करता है, यानी कि नाक से पकड़ के मुझे लेके जाता है। देखो, जब हम जानवर को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग उससे काम कराते हैं, तो उसकी नाक में एक छल्ला डालते हैं और उस पर रस्सी वगैरह बांध के उसके थ्रू से लीड करते हैं। तो यहीं से ये इडियम बनी है कि किसी को बहुत ज़्यादा दबा के रखना, अपने आदेश के अंडर रखना, यानी कि और वो आदमी बहुत ही सबमिसिवली आपको फॉलो करता है। यहाँ पे सबमिसिवली फॉलो, सबमिसिव, जैसे हमने कहा वो बड़ा सबमिसिव आदमी है, तो सबमिट कर देता है, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा दब्बू है, झुक जाता है, जैसा उसे कहें वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ही लीड्स मी बाय द नोज, वो मुझे बाय द नोज लीड करता है। तो अगर इसका पैसिव बनाए कि मुझे बाय द नोज लीड किया जाता है, तो फिर मेरा सेंटेंस होगा आई एम लेड, मुझे लीड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस होगा वो पैसिव बन जाएगा। आई एम लेड, मुझे लीड किया जाता है बाय द नोज। तो टू बी लेड बाय द नोज का मतलब होता है दब्बूपन से किसी की बात मान लेना, किसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देना, ये चीज की जाती है। अब आपके सामने हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा गया है, और आपको ये देखना है कि आपने अब तक जितना जो पढ़ा है उसको आप कितना अपने माइंड में रख पा रहे हो। देखो, जैसे हमने सेंटेंस लिखा है, मैनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले। वुड बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वुड बी का मतलब होता है होने वाले, आने वाले। जैसे कहते हैं ना वुड बी वाइफ, जो उसकी होने वाली पत्नी है या होने वाला जो हस्बैंड है, वुड बी वाइफ। तो कई सारे होने वाले जो लीडर्स हैं उनके फीट ऑफ क्ले हैं। अभी आपने फीट ऑफ क्ले पढ़ा था कि वो एलिफेंटियसिस है, निम्बल फीट है। निम्बल का अभी हमारी बातों में जिक्र आया था, फुर्तीला, जैसे निम्बल डियर, बहुत फुर्तीला हिरन होता है। फ्लो का मतलब भी बताया था आपको, फ्लॉड पर्सनैलिटी होते हैं, दोषी व्यक्तित्व होते हैं। रन बिजनेस ऑफ क्ले मॉडलिंग, या वो क्ले मॉडलिंग का बिजनेस रन करते हैं। रन वैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अपनी वो दुकान चलाता है तो आप कह सकते हो ही रन्स हिज ओन शॉप। वो अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस चलाता है तो ही इज़ रनिंग हिज कॉस्मेटिक बिजनेस। तो ऐसे इस चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो आप देखें
ये जो एलिफेंटियसिस का है, अक्सर इसमें क्या होता है, किसी आदमी का कोई शरीर का हिस्सा जैसा पैर सूज के बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं वो एलिफेंटियसिस हो जाता है। तो क्लेओफिट का मतलब एलिफेंटिसिस, निम्बल फीट, आर फ्लोड पर्सनैलिटी। तो क्या होता है, आपको बताया गया था फ्लोड पर्सनैलिटी यानी कि वो दोष रहित, दोषी व्यक्तित्व होते हैं। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिस के सेक्शन में आगे जाते हैं। एक सेंटेंस पढ़ रहे हो आप, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि आपके जो रिमार्क्स थे। और रिमार्क कहने का मतलब क्या होता है, रिमार्क का मतलब जो आप टिप्पणी करते हो, आपके रिजल्ट्स, आपके एग्जाम की जो मार्कशीट वगैरह बनती हैं उसमें भी लिखा होता है टीचर्स रिमार्क, और उसमें टीचर की टिप्पणी होती है कि वो गुड है या बैड है या एवरेज है या आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो रिमार्क्स होते हैं। तो डिस्कशन के दौरान उसके जो रिमार्क्स थे, उन्होंने क्या किया, फ्यूल को ऐड कर दिया आग में। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एडिड फ्यूल। अब देखें यहाँ पे जो आपको रिप्लेस करनी है वो एडिड सेकंड फॉर्म, तो सब जगह सेकंड फॉर्म है। कि इसका मतलब यह है कि गोट अदर्स एंग्री, दूसरों को नाराज कर दिया था, या इग्नाइटेड द फायर प्लेस, या उन्होंने फायर प्लेस को इग्नाइट कर दिया था। अब फायर प्लेस की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में तो होता नहीं है, लेकिन इंग्लैंड जैसे जो ठंडे कंट्री है, आपने कभी मूवी में भी देखा हो कि उनका जो ड्राइंग रूम होता है वहाँ पे एक छोटा सा स्पेस होता है जिसमें वो लकड़ियाँ वगैरह जला के आग जलाए रखते हैं गर्म करने के लिए खुद को। तो इग्नाइट का मतलब होता है आग जलाना वहाँ पे। जैसे जो आपकी कार वगैरह होती हैं उसका भी फाइनल जहाँ से वो गाड़ी सेल्फ स्टार्टर ऑन होता है उसका, उस पर IGN लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, वो आपका इग्निशन स्विच होता है। वर्सेंट द मैटर, अब देखो अगर हम वर्सेंट द मैटर की बात करें, यहाँ भी एक कंपेरेटिव डिग्री आई है। जैसे आपने देखा होगा कंपेरेटिव डिग्री में होता है बैड, और उसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक, तो उन्होंने कंपेरेटिव डिग्री को उठाया है वर्स। ठीक, जैसे हमने कहा सिचुएशन वेंट बैड टू वर्स, सिचुएशन बुरी से और बुरी की तरफ चली गई, तो बैड मीन्स बुरा, वर्स मीन्स और बुरा। अब कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं जो चीज़ों को के पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। जैसे वर्स का मतलब खराब था, लेकिन इसके बाद आपने ईएन लगा के इसे वर्ब बना दिया, और ईडी लगा के आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। वर्सेंड द मैटर यानी कि मामले को और खराब कर दिया था। क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड, अब जैसे एक वर्ड है यहाँ पे वार्म आया है, वार्म का मतलब गर्म होता है, आपने TH लगाया, गर्माहट बना दिया। ऐसे ही डीप होता है, डीप मीन्स गहरा होता है, डेप्थ लगाएं तो गहराई हो गई, वाइड में TH लगाएं विड्थ हो गया तो चौड़ाई हो गई। तो क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड, चारों तरफ गर्माहट फैला दी थी। तो आग में घी डालने का मतलब क्या हुआ, उसने दूसरों को नाराज किया था, आग लगाई थी, या मामले को और खराब किया था, या गर्माहट चारों तरफ फैला दी थी। कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि मामला आग पहले ही थी, मीन्स मामला पहले ही खराब था, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा वर्सेंट द मैटर। ठीक, अब देखो यही चीज़ होती है, जैसे हम बुक से याद करते हैं तो वहाँ पे आपको जो राइटर के माइंड में है वो मीनिंग लिखा मिलेगा, वो डिक्शनरी मीनिंग भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपके एग्जाम में एड फ्यूल टू द फायर का कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, वो वर्सेंट द मैटर के अलावा कोई और वर्ड निकाल सकता है सिमिलर। तो जरूरी नहीं है आपका रटा हुआ आ जाए, आपको ज़्यादा ध्यान देना है कंसेप्ट को समझने में। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट सेंटेंस लाते हैं। देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद खत्म कर सकता हूँ। इसको देख लेते हैं, जो बाय माई सेल्फ लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म में अगर बाई लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है बिना किसी दूसरे की मदद के, अकेले। जैसे मुझसे कोई पूछता है सर आप कर लोगे ये, मैं हेल्प कराऊं, तो मैंने कहा नहीं, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मतलब मैं बिना किसी मदद के इसको कर लूंगा। तो वो बोल रहा है मैं इस काम को फिनिश कर सकता हूँ खुद से। बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी ए बैक सीट ड्राइवर, लेकिन वो हमेशा बैक सीट ड्राइवर बनने की कोशिश करती है। तो क्या करती होगी, पीछे बैठ के मेरे काम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे आप, बैक सीट ड्राइवर पीछे बैठा है लेकिन ड्राइवर को अनवांटेड एडवाइस दे रहा है। तो पर्सन हु मिसजज अदर्स, जो दूसरों को मिसजज करता है, पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग बाय हरसेल्फ, जो खुद करना चाहता है चीज़ों को, या पर्सन हु फाल्सली एक्यूजेस अदर्स, दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है, या फिर पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। क्या सोच रहे हैं, देखें सही सोच पा रहे हैं कि आप, दैट इज अनवांटेड एडवाइस देता है। जब मैं उस काम को अपने आप कर सकता हूं तो क्यों मैं एडवाइस लूंगा किसी की, तो वो अनवांटेड होगी मेरे लिए। नेक्स्ट, इन हिज सैलिड डेज ही वॉट क्वाइट अ डैंडी, अपने सैलिड डेज में वो काफी डैंडी था। डैंडी बोले तो
डेंटेड का मतलब अपनी अपीयरेंस पे ज़्यादा अटेंशन पे करता था, अपने स्टाइल पे बन संवर के रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तो इस तरह की बात कर रहा था। अब वो अपनी ओल्ड एज में डेंडी था, स्कूल डेज में था, एडोलेसेंस एज में था या चाइल्डहुड में था, और अभी कुछ देर पहले आपको एजेस बताई गई थी। 5 साल तक इन्फेंट होता है, उसके बाद 12 साल तक चाइल्ड होता है, उसके बाद 18 या 19 साल तक उसका एडोलेसेंस पीरियड चलता है, किशोर उम्र, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज होती है। तो वही सैलेड डेज होते हैं जब आदमी हल्का सा एक्सपीरियंस होता है, केयरफ्री होता है, इमेच्योर डिसीजन लेता है। देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबाव बोर्ड। मेरे पापा की जो डीलिंग्स हैं, अब वो डीलिंग्स क्या हो सकती हैं? जैसे नॉर्मली हम बात करें, किसी के पापा सीमेंट का बिजनेस करते हैं तो वो कहेंगे कि वो सीमेंट में डील करते हैं। डीलिंग्स का मतलब रोजमर्रा का हमारा जो लोगों का से कार्य व्यापार होता है, लेना है, देना है, कुछ प्रॉमिस करने हैं, उन्हें पूरा करना है, तो वो सारी की सारी मेरे पापा की जो डीलिंग्स हैं वो बिल्कुल ओपन है, अबाव बोर्ड है। और इससे मिलता जुलता एक होता है फेयर एंड स्क्वायर, मीन्स बिल्कुल उसमें कोई छुपाने या दोहराव वाली बात नहीं होती है। अब अगर हम कहें मेरे पापा की जो डीलिंग्स है वो अबाव बोर्ड है, तो क्या अबाव बोर्ड का मतलब टू एवरीवन्स लाइकिंग, हर आदमी की पसंद की है, मैंडेटरी। अब यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड को भी एक बार देख लेते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है जो मैंडेट की बात करते हैं, मैंडेट बोलते हैं शासनादेश, तो जो सरकार की तरफ से मैंडेटरी है, यानी कि जो करना जरूरी है उसके, जैसे अभी कहा कि मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने, यानी कि एक शासनादेश है जिसके अकॉर्डिंग आपको उसे पहनना है, नहीं तो आपका चालान किया जा सकता है, तो उसको मैंडेटरी बोलते हैं। मैंडेट भी बोला जाता है, जैसे अभी आपके इलेक्शन हो रहे हैं, तो जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तो हम कहते हैं कि पब्लिक ने उसके पक्ष में मैंडेट दिया है। तो मैंडेटरी अनिवार्य हो जाना शासनादेश के अकॉर्डिंग, और विदाउट एनी सीक्रेट, जिसमें कोई सीक्रेट नहीं होता है, या वेरी क्लियर। अब देखो, अब अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल कंफ्यूज कर रही हैं हमें। इसका मतलब विदाउट एनी सीक्रेट भी हो सकता है, वेरी क्लियर भी हो सकता है, पर क्लियर का मतलब तो किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जो बिल्कुल साफ है, क्लियर वॉइस है उसकी, बट अबाव बोर्ड होने का मतलब है उसमें कोई छुपी हुई बात, कोई सीक्रेट नहीं है, वो बिल्कुल ओपन होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ है, आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हेवायर। और आप जो सेंटेंस लिखे होते हैं उससे हिंट लेने की कोशिश कर सकते हैं कि पब्लिक मीटिंग के बाद क्राउड क्या हो गई थी, हेवायर हो गई थी, जुबिलेशन थी। जुबिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा वो जुबिली ईयर बना रहे हैं, पब्लिक जुबिलेशन में थी, तो जुबिलेशन का मतलब आनंद, मस्ती, उससे मतलब होता है। प्रोटेस्ट करने का मतलब विरोध करना होता है, तो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी। या लेफ्ट द वेन्यू, वेन्यू का मतलब क्या होता है? कार्यस्थल, जहाँ पे वो काम किया जाता है। आपने देखा होगा शादी के कार्ड्स आते हैं, तो जहाँ पे शादी की जगह बताई जाती है, जो बैंक्वेट हॉल का नाम लिखा होता है उसके ऊपर लिखा होता है वेन्यू। चलो बातों में बात आई है, अभी मैंने कहा है बैंक्वेट हॉल, PANQUET, फ्रेंच वर्ड है बैंक्वेट, बैंकट नहीं होता है जो हम नॉर्मली बोलते हैं, और बैंक्वेट का मतलब होता है सीधा सा दावत। अब दावत फीस्ट भी होता है, ट्रीट भी होता है, जैसे बर्थडे ट्रीट दी, 2-4 लोगों को ले जाके दावत खिला दी तो वो ट्रीट होती है। लेकिन बड़े लेवल पे काफ़ी बड़ा जो अरेंजमेंट होता है, बहुत सारे लोगों के लिए ओपन में जो टेबल्स वगैरह लगा के बड़ी जो दावत होती है उसे बैंक्वेट कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम बैंक्वेट हॉल होता है। नेक्स्ट आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। पास्ट डेफिनेट का सेंटेंस है, वो स्टोरी के बीच में ब्रोक ऑफ हुआ। फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। क्या वो स्टोरी के दौरान बेहोश हुआ था? सडनली स्टॉप्ड, अचानक रुक गया था। डिवाइडेड द नैरेटिव, उसने अपने नैरेटिव को डिवाइड किया था। या टुक टाइम ऑफ, उसने टाइम ऑफ लिया था। अब मैं आपके साथ सी और डी ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। टेक टाइम ऑफ, जैसे आप किसी काम को करते हुए परेशान हो गए, ठीक, और आप नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड नहीं चल रहा है, जैसे आप मैथ के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और अक्सर मैथमेटिक्स में होता है हम किसी क्वेश्चंस में आके फंस जाते हैं और कोई भी रास्ता नहीं मिलता, और कुछ टाइम बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं, बाहर घूम के आते हैं, तो एकदम क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ऐसे ही आप उलझे हुए हो तो सर आपको क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं अभी से रहने दो, टेक सम टाइम ऑफ, यानी कि थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में कर लेना इसको। तो टेक टाइम ऑफ इस तरह से यूज़ करते हैं। डिवाइड हिज नैरेटिव, अब नैरेटिव का मतलब क्या होता है? नरेट करने का मतलब होता है किसी चीज की कहानी सुनाना, पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक जो वो है वो बताना, तो वर्णन करना होता है। स्टोरी के नरेटर होते हैं, जैसे हिंदी में सूत्रधार बोलते हैं। जैसे अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है,
तो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है अपने बच्चों के पास, और वो कहानी शुरू करती है कुछ इस तरह से कि एक शिप था और तभी वो सारे का सारा शिप चलता हुआ वो स्टोरी शुरू हो जाती है। बट उसका रियल रिप्रेजेंटेशन यह है कि वो सारी कहानी बुढ़िया सुना रही है अपने बच्चों को, तो बुढ़िया उस कहानी की नैरेटर है, सूत्रधार है या सुनाने वाली है। नैरेटिव वैसे भी होता है, आप टीवी की डिबेट रोज सुनते हो, जैसे अलग अलग लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे कोई घटना घटी, कोई उस जैसे एक अभी ये श्रद्धा मर्डर केस है, कोई कह रहा है कि इसमें आईएसआई की साजिश है, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भाजपा ने खुद अपना प्लॉट सेट किया है। तो इसे बोलते हैं कि सब अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उस पर अपनी अपनी कहानी बना रहे हैं, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा का मतलब होता है अपना एक व्यक्तिगत जो आपका पॉइंट्स हैं बताने के, अपने अपने पॉइंट्स बता रहे हैं। तो सडनली स्टॉप्ड, और ब्रेक ऑफ का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अचानक से रुक जाना, ब्रेकडाउन किसी चलती हुई चीज मशीन वगैरह में खराबी को बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिखा हुआ मिला है, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू कैफेटेरिया, जब उसने मुझसे कैफेटेरिया का रास्ता पूछा। जैसे आप कैफे बोलते हो, जिसका पूरा वर्ड जो है कैफेटेरिया बोलते हैं, तो कैफे बोल देते हैं आजकल, कैफे गए थे वो। तो आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज, मैंने उसे उसके नोज को फॉलो करने के लिए कहा, मीन्स सीधा जाने के लिए कहा। अब ऑप्शन क्या क्या है आपके, टू फाइंड इट बाय हिमसेल्फ, अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया है, बाय हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया, खुद से, अपने अपने आप, किसी बिना दूसरे की मदद के। तो मैंने उसे खुद से ढूंढने के लिए कहा, या टू आस्क समवन एल्स, किसी दूसरे आदमी से पूछने को लिए कहा, टू फॉलो मी, मुझे फॉलो करने के लिए कहा, या टू गो स्ट्रेट अहेड, अहेड आगे जाना, स्ट्रेट का मतलब सीधा, तो मैंने सीधा जाने को कहा। तो आप अपने नाक को फॉलो करेंगे तो सीधे ही जाएंगे। नेक्स्ट, वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, आई थिंक सबसे पहली या दूसरी हमने अपने आज के वीडियो में यही वाली इडियम पढ़ी थी। फाइट शाई करने की कोशिश की थी, किसी से बचने की कोशिश करना था, तो फाइट विद इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। एम्बरेस का मतलब क्या होता है, एम्बरेस का मतलब होता है हताश, थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति, जैसे बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट था। जैसे मैंने कहीं खाना खा लिया रेस्टोरेंट में बैठ के, और वेटर बिल लेके आता है तो मेरी जेब में पैसे ही नहीं थे, तो मेरे लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। अब वो हताश, निराश, थोड़ी सी इंसल्टिंग, वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर एम्बेरस में आ जाती हैं। शाउटेड का मतलब किसी पे चिल्लाना होता है। तो वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, तो मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों करते हो। नेक्स्ट, विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट ए फीदर इन इट्स कैप, यानी कि उस कंपटीशन को जीतना उसकी कैप में एक और फेदर का काम कर रहा था, यानी कि रिवार्डिंग, वो रिवार्डिंग सिचुएशन थी, वो काफ़ी रिवार्डिंग था। अब इस रिवॉर्ड की बात मैं आपसे करूंगा। एन एक्साइटिंग मोमेंट, बड़ा मज़ेदार मोमेंट था, अचीवमेंट था, या जॉय फॉर माई पेरेंट्स, या मेरे पेरेंट्स के लिए जॉइन था। आप देख सकते हैं जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, यानी कि कोई अचीवमेंट था, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको कि हॉलीवुड मूवी में काम करना, ए फेदर था उनकी कैप में। रिवार्डिंग, देखो एक अवार्ड होता है, एक अवार्ड होता है और एक रिवॉर्ड होता है, ठीक है ना। अवार्ड किया गया तो उसमें जैसे किसी को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है, या कोई किसी को कार दी गई है उस कंपटीशन को जीतने के लिए, तो वो तो उसका अवार्ड होता है। रिवार्ड में जरूरी नहीं है कोई फिजिकल चीज भी हो। जैसे मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक्सीडेंट हुआ था, वो लेटा हुआ था, उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसे उठा के ले गया, हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन इसी चक्कर में मेरा एग्जाम छूट गया। वो कोई बात नहीं, मेरा मतलब वो मंथली या सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, तो कोई बड़ी घटना नहीं होने वाली थी। लेकिन जो मैंने उसके पेरेंट्स की आंखों में खुशी देखी जब वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, मुझे थैंक यू बोल रहे थे हॉस्पिटल में उस काम के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत रिवॉर्डिंग था। यानी कि वो मेरी क्षतिपूर्ति जो है वहाँ से हो गई। तो रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा आपको कोई फिजिकल इनाम ही मिलेगा, तो थोड़ा सा शब्दों को समझना होता है हमें। तो हमने कहा कि उस कॉम्पिटिशन को जीतना काफ़ी रिवॉर्डिंग था, मतलब संतोषजनक, संतुष्टि भरा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, ठीक है ना, कुछ शॉट फायर किए गए। जैसे देखो अक्सर आप देखते हो कहीं आपको गन चलने की आवाज़ होती है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखो एक गन शॉट की आवाज़ आई है तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज गन शॉट, कि एक गन शॉट फायर हुआ है। और ये जो शॉट है ये कहाँ से आया है, ये शूट से आया है। किसी चीज को, चाहे वो बंदूक की गोली हो या तीर कमान हो, तो जब वो गोली या तीर छोड़ा जाता है बहुत तेजी से जाता है, तो इसलिए उसे शूट करना बोलते हैं।
जैसे हम हिंदी का कहीं सेंटेंस बनाए, उसने हवा में तीर छोड़ा, तो छोड़ने की अंग्रेजी लीव नहीं होगी, ही शॉट एन एरो। शूट की सेकंड फॉर्म हमने शॉट लगाई है। तो एट रैंडम का मतलब हमने बताया था किसी बिना किसी मकसद के, बिना किसी प्लानिंग के, अचानक से। तो सम शॉट वर फायर्ड एट रैंडम, कुछ शॉट्स जो हैं यानी कि कुछ गन फायर विदाउट एम किए गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक हो जाएगा। टू एंड कोरल, किसी झगड़े को अंत करने के लिए। कोरल का मतलब क्या होता है? किसी झगड़े को, कोई झगड़ा, कोई विवाद। इसे अक्सर बच्चे गलत प्रोनाउंस करते पाए जाते हैं, क्वेरल। दैट इज नॉट क्वेरल, द वर्ड इज कोरल। और थोरोली, हाँ ये काम का वर्ड आ गया आपके सामने, मैं से बता देता हूँ थोरोली क्या होता है। देखो, एक वर्ड होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होकर आना। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू ए टनल, ट्रेन कहाँ से गुजरी? एक सुरंग से होकर गुजरी। या जो बर्ड थी वो विंडो से होकर आई, तो बर्ड केम थ्रू द विंडो, किसी चीज से होकर जाना थ्रू होता है। लेकिन इसमें एक ओ बीच में डाला है, THOROUGH, तो द वर्ड इज थोरो। जैसे हमने कहा थोरोली क्लीन्ड, तो थोरोली क्लीन्ड का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरह से साफ, थोरोली। जैसे हमने कहा ए थोरो जेंटलमैन, तो थोरो जेंटलमैन का मतलब होता है पूरी तरह से सज्जन व्यक्ति है। तो थोरोली का मतलब पूरी तरह से होता है। बहुत काम का वर्ड है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा थोरोली क्लीन्ड। आप टीवी वगैरह देखते हैं तो नॉर्मल वर्ड होता है, सुनने को मिलेगा आपको, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आइज, आप मेरी आंखों में टेरिफाई, टेरिफाई करने का मतलब क्या होता है? डरना। देखो, टेरिफाई वर्ड को देख लेते हैं, टेरर से बना है, आप रोज सुनते होगे टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक या डर। अगर इसमें ISM जोड़ दें, ISM जिस वर्ड के लास्ट में लगा होगा वो उसे सिद्धांत बना देगा, कोई थियरी बना देगा। अभी मैंने थियरी वर्ड बोला है, THEORY, इसका भी हम बहुत ज्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये थ्योरी नहीं होता है, द वर्ड इज थियरी। तो एक इसे सिद्धांत बना देता है, तो जिसे हिंदी में बोलते हैं आतंकवाद। और इस थियरी में बिलीव करने वाले के साथ क्या लगा देंगे? IST, टेररिस्ट। टेररिज्म ये सिद्धांत जिसमें लोग ये मानते हैं कि अपना डर कायम करके अपनी बात मनवाई जा सकती है। टेररिस्ट उसमें विश्वास करने वाला। जैसे सोशलिज्म, सोशलिस्ट। ऐसे ही हमने कहा है टेरिफाई। अब टेरर तो नाउन था, लेकिन आपने उसे वर्ब बना दिया, टेरिफाई करना, डराना। तो आप मुझे डरा नहीं सकते हो। अब कोई डरा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव भी बना सकते हो, आई वॉज टेरिफाइड, मैं डरा हुआ था। चीट मी, यू कैन नॉट चीट मी, तुम मुझे ठग नहीं सकते हो। हर्ट मी, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो, अब भी उसमें मुझे गाली नहीं दे सकते हो। तो आंख में धूल झोंकने का मतलब ठगना, धोखा देना। बी ऑप्शन आपका सही चला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीक। दो का मतलब क्या होता है? ये कंजक्शन होता है, दो या अल दो को रिप्लेस करते हैं। ऑल दो अब थोड़ा सा ऑलडेटेड हो चुका है, दो ही ज्यादा यूज करते हैं। इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। और देखो, ये वाली चीजें आपको लगता होगा कि मैं इडियम और फ्रेज की एक्सरसाइज करा रहा हूं, बहुत ज्यादा काम किया है। देखो, ही स्पोक वेल, दो, अब उसने दो को ब्लैंक स्पेस कर दिया और चार ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दे दिया बट, एक ऑप्शन दे दिया इफ, एक ऑप्शन आपको भरने के लिए दिया है दो। तीन ही की बात कर लेते हैं, जल्दी करते हैं। देखो, अब तीन ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन होंगे, बैंक में 5 ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन की बात करता हूं मैं। तो उसने कहा ही स्पोक वेल, वो अच्छे से बोला। बट इट वॉज हिज मेडन स्पीक, लेकिन ये उसकी पहली स्पीच थी। आपका सेंटेंस ही पूरा नहीं हो पा रहा है। ही स्पोक वेल, वो अच्छे से बोला। इफ इट वॉज हिज मेडन स्पीक, यद्यपि उसकी वो पहली स्पीच थी। तो आपको पता है दो का मतलब हालांकि, और हालांकि आप तभी लगाते हो जब उसके अपोजिट सेंटेंस आएगा। जैसे हालांकि वो मेरा दोस्त है, तो इसके सामने ये सेंटेंस थोड़े लगेगा, पर वो मेरी मदद करता है। हालांकि मेरा दोस्त है पर मेरी मदद नहीं करता, तो ये अपोजिट सेंटेंस को लिंक करेगा। तो ये वाली जानकारी आपको ब्लैंक स्पेस में भी काम आ सकती है। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी एक टॉपिक को एक टॉपिक ना समझे, वो पूरी इंग्लिश की जानकारी समझे, वो दूसरी एक्सरसाइज में भी आपका काम आ सकता है। तो ये आपका ब्लैंक स्पेस में भी जा सकता है, किसी दूसरे सेक्शन में भी जा सकता है। तो दो, हालांकि। आज की तारीख में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसे ऐसे यूज करते हैं हम, जैसे मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, ही इज माई, वो ही नेवर हेल्प्स मी, वो मेरी मदद कभी नहीं करता। ही इज अ फ्रेंड, दो, यद्यपि वो एक दोस्त है। तो आज इसे इस तरह से यूज करते हैं। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स, स्टूडेंट्स ऑल ईयर हो गए, और हमारी फ्रेज भी थी जो हमने पढ़ाई थी, टू बी ऑल ईयर। और देखो उस बी को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे आपका वर, बी की सेकेंड फॉर्म।
तो स्टूडेंट्स ऑल ईयर हो गए। तो जब हम ओरिजिनल एक उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं तो फिर यहाँ पे बी कर देते हैं ताकि आप उसको भर पाएं। स्टूडेंट्स ऑल ईयर हो गए व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्जाम। जब एग्जाम में चेंजेस की बातें करने लगा स्पीकर तो स्टूडेंट सारे ऑल ईयर हो गए। आप खुद भी सोच सकते हैं क्या हो गए होंगे। वो सब ध्यान से सुनने लगे होंगे बात। स्माइलिंग मुस्कुरा रहे थे, साइलेंट शांत हो गए, रेस्टलेस अटेंटिव, अटेंशन से बना है अटेंटिव यानी कि ध्यान से सुनने लगे। अब रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, बेचैन। और देखो अब इसी वर्ड से बना देते हैं अनरेस्ट। अब आपको देखने को लगेगा कि अनरेस्ट पता नहीं क्या हो गया। जैसे अगर मैं कहूं देयर वॉज ए अनरेस्ट अमंग द पब्लिक, पब्लिक के बीच में एक अनरेस्ट था, मतलब बेचैनी की स्थिति। पब्लिक सोच रही थी कि क्या करने जा रहे हैं ये, तो अनरेस्ट का मतलब बेचैनी होती है। नेक्स्ट, ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। ये सेम सेंटेंस मैंने लिख भी दिया था आपके सामने जब पढ़ रहे थे। रेडी टू वर्क, अगर वो कूल अबाउट है तो काम करने के लिए तैयार तो रहता नहीं होगा। नॉट रेडी टू वर्क, एक्साइटेड अबाउट वर्ड या ग्रजिंगली वर्किंग। चलो एक दो नए वर्ड आ गए हैं आपके सामने। ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट, पहले सीधा सा मतलब ही बता देता हूं क्योंकि इसमें और वर्ड हैं आपके जानने लायक। एक्साइटेड नहीं है वो, मीन्स उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बता भी चुका हूं आपको। अब ये है ग्रजिंगली वर्किंग। देखो यहाँ पे होता है ग्रज, GRUDGE। जैसे आपका कोई साथी है लेकिन आपसे कुछ पर्सनल ग्रज रखता है, यानी कि पर्सनली आपसे कुछ शिकायत रखता है मन में जिससे वो आपसे खुश नहीं है, बताता भी नहीं है। तो हम कहते हैं यार तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ग्रज रखते हो, बताते क्यों नहीं। कहते हो ना यार तेरे मन में मेरे लिए कुछ है, कुछ पाल रखा है तूने। तो वो सारी चीज़ क्या होती है, ग्रज। तो यानी कि आप एक्साइटिंगली तो काम नहीं करते, आपके मन में कुछ ग्रजेस हैं। जैसे हमने कहा यार वो मेरे से पर्सनल ग्रज रखता है, मतलब पर्सनली कुछ मेरे खिलाफ उसके मन में है, तो उसे ग्रज बोलते हैं। नॉर्मली हिंदी का पैरेलल वर्ड नहीं है, कुछ शिकायत है जिसे वो मन में उसके वो हर्ट करती है उसे मेरी बात, तो वो ग्रज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, द इंसिडेंट कॉल फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट। बड़ा काम का सेंटेंस आया है, इसमें इडियम कुछ और पूछी गई है लेकिन दूसरी भी इडियम है। देखो कॉल फॉर, अगर हम कॉल फॉर फ्रेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एकदम बहुत ज़्यादा नीड आ गई है, ज़रूरत है। जैसे हमने कहा देयर इज ए कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और बात एटॉमिक वॉर की आ रही है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, एक कॉल फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इमीडिएटली दोनों को इंटरवीन किया जाए। इंटरवीन करने का मतलब है हस्तक्षेप, उनके बीच में उन्हें रोका जाए। तो इंटरवेंशन का मतलब रोकना। तो ये जो इंसिडेंट है कॉल फॉर डिमांड करता है आपसे इमीडिएट इंटरवेंशन की, यानी कि हम इसमें हस्तक्षेप करें। बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट, लेकिन अथॉरिटी महसूस होती है अपने कदम घसीटती हुई, यानी कि वो क्विकली काम नहीं कर रही है। ठीक, अब देखो एक वर्ड आपके सामने ऑप्शन में लिखा हुआ है टार्डी, ये अलग भी आता है, आपके सिनोनिम एंटोनिम का भी वर्ड है। टार्डी का मतलब शिथिल, जो बहुत ज़्यादा फुर्ती से किसी काम को नहीं कर रहा है। और रिलक्टेंट का मतलब हिचकना, जैसे हमने कहा वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने में, यानी कि उसके मन में कुछ हिचक है, जिसे हेजिटेशन बोलते हैं। इशूइंग ए शोकोज नोटिस, शोकोज नोटिस इसको पढ़ें तो इशू करना एक शोकोज नोटिस। आपने अखबार में देखा होगा अक्सर कि अदालत ने उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, तो उसे शोकोज नोटिस बोलता है। डेलिब्रेट वर्ड भी आपके बहुत ज़्यादा काम का है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्रिकेट में एक आउट भी होता था पहले, अब पता नहीं होता है नहीं, डेलिब्रेट पैडिंग का। जैसे उसने काम डेलिब्रेटली किया है, सोच समझकर जानबूझकर किया है। कंटेम्पलेटिंग ए ट्रायल, ट्रायल का मतलब जो है एक मुकदमे से मतलब है, मुकदमा। जैसे हमने कहा उसका ट्रायल है। ट्राई का मतलब मुकदमा चलाना भी होता है, जैसे हमने कहा ही वॉज ट्राइड इन द कोर्ट, यहाँ पे आजमाना नहीं, उसे कोर्ट में ट्राई किया गया, मतलब मुकदमा चलाया गया। और कंटेम्पलेट का मतलब होता है बहुत गहराई से ध्यान से सोचना, तो यानी कि वो एक मुकदमे के बारे में ध्यान से सोच रहा है कि वो केस फाइल करे। तो उसने कहा इस इंसिडेंट को जरूरत है कि वो एकदम हस्तक्षेप करें उसमें हम, लेकिन अथॉरिटी जो है अपने पैर घसीटती हुई लगती है, यानी कि वो क्या कर रही है, वो टार्डी और रिलेक्टेड है एक्शन लेने में, यानी कि वो हिचक रही हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाह रही हैं। नेक्स्ट, द प्लेयर्स स्टॉर्म्ड आउट,
ऑफ द स्टेडियम आफ्टर ए हॉट हेडेड गेम। देखो हॉट हेडेड गेम की बात अगर हम करें, हॉट हेडेड गेम का मतलब ये था कि काफ़ी गर्मा गर्म मैच था, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई मैच के दौरान, और वो गुस्से में थे थोड़ा सा प्लेयर्स, और ठीक उसके बाद वो स्टेडियम से स्टॉर्म आउट कर गए, मतलब बहुत तेज़ी से गुस्से में बाहर निकल गए। अब इसका मतलब है वेंट आउट ब्रेकिंग थिंग्स ऑन देयर वे, यानी कि अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ते हुए बाहर गए, या क्रैप्ट आउट थ्रू द डिफरेंट एग्जिट। डिफरेंट एग्जिट का मतलब होता है अलग किसी निकास मार्ग से गए वो, और क्रैप्ट जो है वो क्रीप की सेकंड फॉर्म है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, जैसे छिपकली जाती है ना, यानी कि छिपकली की तरह से कहीं से ऐसे रेंगते हुए बाहर निकले थे। वेंट आउट मीकली। अब देखो यहाँ पे मीक है, मीक का मतलब दब्बू होता है, मीकली का मतलब बड़े दब्बूपन से, दबे हुए से। और आपको एक सिनोनिम भी मिल जाता है, अभी थोड़ी सी देर पहले मैं आपको बता रहा था, सबमिसिवली, जिसमें हमने कहा था टू लीड बाय द नोज, कि वो नाक से पकड़ के ले जाने का मतलब है कि दूसरा आदमी दब्बूपने से दूसरे की उसको मानता है आदेशों को, यानी कि उसे नाक पकड़ के लीड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो सबमिशन है और वो जो मीक है एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हो जाते हैं। याद है मेरी बात, कि कोई भी टॉपिक चल रहा हो, चाहे हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक्सरसाइज करा रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश, वो कहीं भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट, द सिचुएशन इन हैंड वॉज गेटिंग होटर बाय द मिनट, यानी कि सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ये सेंटेंस है सिचुएशन इन हैंड, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, मैं अपनी तरफ से कुछ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, द सिचुएशन इन यूक्रेन लिख देते हैं, यानी कि यूक्रेन में जो सिचुएशन है, ये किसी कंट्रीज वगैरह का नाम हो गया, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। द सिचुएशन इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में सिचुएशन है, इज गेटिंग होटर बाय द मिनट, यानी कि हर मिनट खराब होती जा रही हैं स्थितियां। ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, यानी कि उनका महत्व बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बढ़ रहा है। इंप्रूविंग रैपिडली, वो तेजी से ठीक हो रही हैं। या डिटीरियोरेटिंग रैपिडली, वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होती है। और डिटीरियोरेट का शुद्ध हिंदी में वर्ड बनाए तो क्षरण, और क्षरण होने का मतलब होता है खराब होना किसी चीज़ का। जैसे हिज हेल्थ हैज स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग, यानी कि उसकी सेहत ने अब डिटीरियोरेट होना शुरू कर दिया है, यानी कि उसकी हेल्थ खराब होने लगी है। बहुत काम का वर्ड है। अब देखो, डिटीरियोरेट का मतलब खराब होना, जितने भी खराब होने वाली चीज़ हैं सारे इसके सिनोनिम है। और जैसे आप इसी का वर्ड देख रहे हैं, इसी का सिनोनिम आप ऊपर, इसी का एंटोनिम आप ऊपर देख पा रहे हैं, इम्प्रूविंग। डिटीरियोरेटिंग का मतलब खराब हो रही है, तो इम्प्रूविंग का मतलब क्या हो रहा है, वो सुधर रही है। ये देखो सिनोनिम एंटोनिम आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, आफ्टर द फेलियर शी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज। ये अभी इसी बिल्कुल स्लाइड से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को नोज से लीड किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, उसने नोज से लीड होने से मना कर दिया। बी लेड बाय फिजिकल डिजायर्स, शारीरिक इच्छाओं के द्वारा उसे ले जाया जाना। फॉलो सबमिसिवली, यही हमारा आंसर था कि उसने दब्बूपन से उसे फॉलो करने से मना कर दिया। फॉलो व्हाट अदर सजेस्ट, उसने मना कर दिया जो दूसरे सजेस्ट करते हैं उसे फॉलो करने से। और बी अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम। जैसे कुछ घटनाएं चल रही हैं और ये जो घटनाएं थी इसी के कारण ये वाली घटना घटी, तो ये वाली जो घटना है ये इन घटनाओं का कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि इनका परिणाम है वो। आगे चलते हैं। तो आपकी वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है। तो पहली वीडियो है, मेरा भी पहला अटेम्प्ट है आपके सामने। अब हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई हों, और नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो अब बारी बारी से आपके ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे आपके। टिल देन